नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर जो अपन ने लिया है उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल और व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर आधारित उपकरण मीटर ब्रिज यानी मीटर सेतु हमने पढ़ा है। मीटर सेतु आपके प्रैक्टिकल लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। यानी प्रैक्टिकल लैब में जब आप जाएंगे तो मीटर सेतु के लगभग 3 प्रैक्टिकल आपको मिल सकते हैं। पहला अज्ञात प्रतिरोध का मापन करना, दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन की सत्यता जांचना, तीसरा समांतर क्रम संयोजन की सत्यता की जांच करना। ये 3 प्रैक्टिकल उस पर आधारित हैं। इसके अलावा अगर बोर्ड पेपर में कहें अपन एकेडमिक में, तो बोर्ड पेपर में मीटर ब्रिज पर बेस्ड या व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड न्यूमेरिकल पॉसिबल है। उसकी पॉसिबिलिटी अपन मान सकते हैं, क्योंकि छोटा न्यूमेरिकल होता है, सिंपल होता है। तो मैं दोनों पे आपको एक एक न्यूमेरिकल डाल के देता हूं, है ना, ताकि अगर न्यूमेरिकल आ जाए जो ज्यादा कठिन आता नहीं है, आ जाए तो उसको सिंपली करे आना, है ना। पहले अपन न्यूमेरिकल ले लेते हैं मीटर ब्रिज का। जैसे इसने कहा प्रतिरोध P बराबर 2 ओम, है ना, Q बराबर 6 ओम, R बराबर 8 ओम, S बराबर 3 ओम। इस तरह से इसने एक सवाल अपने को दे दिया, है ना। S इज इक्वल टू 3 ओम। क्लियर। अब इसका प्रश्न होगा सीधा सीधा कि S के श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध और जोड़ें कि सेतु संतुलित अवस्था में आ जाए। इसका मतलब अभी संतुलित अवस्था नहीं है, ये S सही नहीं है, तो इसको मैं S डैश लिख दूं, क्योंकि ये कह रहा है इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध और जोड़ोगे कि सेतु संतुलन की अवस्था में आ जाए। तो पहले देखें कि ये तो समझ में आ गया कि ये कंप्लीट नहीं है, कुछ और आना चाहिए इसका। तो पहले देखें S की जगह होना क्या चाहिए था। तो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के अनुसार, क्योंकि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इन कंडीशन या इन बैलेंस कंडीशन, संतुलित अवस्था में, इसलिए S इज इक्वल टू होना चाहिए Q अपॉन P इंटू R। यानी S, Q की वैल्यू अपने पास है इससे 6, R की वैल्यू 8 और P की वैल्यू 2, या 4 टाइम्स 6 4 जा 24 ओम। तो वास्तव में S के स्थान पर 24 ओम होना चाहिए था, जबकि ये कितना 3 ओम। तो सब कितना श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो यदि S डैश के श्रेणी क्रम में X जोड़ा जाए तो, है ना, तो सब आना कितना चाहिए X, इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना है। S की वैल्यू तो आपको पता पड़ेगी, S डैश आपको दिखाई रखा है, तो बोलो X कितना होना चाहिए। यानी X इज इक्वल टू 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21 ओम। तो S के श्रेणी क्रम में आप 21 ओम जोड़ो, सेतु संतुलित अवस्था में आ जाएगा। अब देखो, इसी में सवाल में वेरिएशन आ सकता है। वेरिएशन का मतलब जैसे वो ये भी पूछ सकता है इसके समांतर क्रम में कितना जोड़ो, तो तरीका अब समांतर क्रम का रहेगा। भाई तुल्य प्रतिरोध तो कितना आना चाहिए, 24 ओम आना चाहिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि व्हीटस्टोन सेतु में इस टाइप के धारा की दिशा के, संतुलन अवस्था के
गैल्वेनोमीटर के स्थान बदलने के ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। जो कुछ न्यूमेरिकल की बातें तो थ्योरेटिकल मैंने बोल ही दी है। एक न्यूमेरिकल में मीटर सेतु का ले लेता हूं, है ना। ये सब मीटर सेतु का भी छोटा से आता है, लगभग इसी टाइप का मान लीजिए आप। ये ऐसे साहब एक तार दे देंगे, वही अपन एसी लिखते हैं तो आप एसी लिख दो। ये यहां पर रेजिस्टेंस दिखा देंगे। अब इसमें से कोई एक अननोन कर दिया जाएगा, है ना। ये यहां पे सर्किट जोड़ने के लिए ये सेल बैटरी लगा दी। सेल बैटरी पर वैल्यू लिख भी सकते हैं, है ना साहब, और नहीं भी जरूरी भी नहीं। अब ये कह दिया साहब ये 80 ओम, ये बीच में बता दिया गैल्वेनोमीटर, या तो चित्र में ही दिखा देंगे संतुलित अवस्था में है, और ये जॉकी रख देंगे यहां पर लिख दिया जैसे 80 सेंटीमीटर ये वाली लंबाई, है ना, और ये वाली लंबाई लिख दी 20 सेंटीमीटर। ये आप स्वतः समझ ही लोगे। और ये पूछ लिया साहब आर का मान बताओ। तो ऐसे इस टाइप में अब कुछ भी पॉसिबल है, वो तो आप कैसे भी देख लो, है ना। फॉर्मूला भी है अपने पास, संतुलन लंबाई दे रखी है, उससे भी निकाल लेंगे अपन। बट ये नेचर है साहब, इस टाइप में कोई न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली यही पूछे, पर ये पूछेंगे इस तरीके से कि साहब सेतु संतुलित अवस्था में, आप आर की वैल्यू बता दो, है ना। क्लियर। यहां लंबाइयां पूछ सकते हैं, लंबाइयों का अनुपात यानी पी अपॉन क्यू पूछे। भाई इसको तो अपन पी बोलते हैं ना, इसको अपन क्यू बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब आप चाहो तो जैसे फॉर्मूले से निकाल लो, जैसे अपन ने इसमें फॉर्मूला बनाया था एस, है ना, इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, है ना। इसलिए आर इज इक्वल टू एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, इससे आ जाएगा। क्योंकि अब आपसे ये आर पूछ रहा है, एस की जगह तो फुलफिल कर दी इसने, एस की जगह तो 80 लिख दिया, है ना। तो आप चाहो तो इससे निकाल लो, ये 80 सेंटीमीटर में रहने दो लंबाइयों को, एल 20, है ना, और 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल यानी क्यू, ये आएगी आपके कितना आ रहा है 80 आ रहा है, नहीं तो 100 माइनस 20 कर लो, तो आर की जगह कितना आ जाएगा सब 20 ओम। तो आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये तो फॉर्मूले से कर दिया मैंने, आप डायरेक्ट कर दो, ऐसे कर दो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, इसलिए R इज इक्वल टू P इंटू S अपॉन Q। अब लंबाइयां सेंटीमीटर में तो आप ऐसे कह सकते हो, P की जगह कितना है 20, S की जगह कितना है 80 और Q की जगह कितना है 80। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही जाएंगे, इससे भी आंसर कितना आएगा 20। इस टाइप में आपसे क्वेश्चन राइज किए जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको सैंपल में छोटा ही रखा कि सब इसमें ज्यादा, हाँ, क्वेश्चन आने की श्योरिटी मान सकते हैं आपके, इसमें से क्वेश्चन बैठ सकता है। अब सब नेक्स्ट लें। ये तो सब मीटर सेतु या व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित उपकरण हो चुके। अब अपने को नया उपकरण पढ़ना है, बहुत शानदार गजब का। इसमें प्रयोगशाला के इस नए उपकरण में थोड़ा सा पेशेंस रखना, इसके 3-4 टॉपिक तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंस्ट्रूमेंट अपने सामने होता नहीं, हम थ्योरी से एक प्रैक्टिकल को आपको लाइव इमेजिन करवाते हैं कि हाँ ऐसा कर लो, ऐसा हो रहा है, वैसा सोचो। तो देखो एक्यूरेसी नहीं आ पाती, क्योंकि मुझे जो इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से याद है, हो सकता है आपने उसको देखा ही नहीं हो, तो आपके दिमाग में स्वाभाविक रूप से वो भूमिका नहीं बन पाती। इससे मैंने आपसे 2 तरह से बात की। या तो मैंने कहा आपसे कि भाई आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें सब ये चीज डाल दी जाएंगी,
या फिर आप चाहो तो गूगल इमेज पे देख लो भाई व्हीट स्टोन या मीटर सेतु कैसा होता है, विभव मापी कैसा होता है और फला फला, है ना। तो कहने का मतलब आपका ऑप्शंस हैं, क्लियर। लेकिन अब इंस्ट्रूमेंट जब आ रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि पहले ही टॉपिक से समझ में आ ले जाए, तो नहीं। पहले तो उस इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट कैसा है, वो मेजरमेंट कैसे करेगा, ऐसे कई सारे पहलू होते हैं जो एकदम क्लियर नहीं होते। तो आप मेरे को इसमें इस लेक्चर के अलावा अगला लेक्चर देना। अगला लेक्चर एंड होते होते या अगले लेक्चर का हाफ पर आपको बात समझ में आने लग जाएगी, एकदम नहीं आती, ये आप श्योर समझें। बस आप कंसंट्रेट रहें। मैं हालांकि आप कोई मान लीजिए कोई बच्चा कह दे कि साहब वहां पर ये सुविधाएं भी नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके सामने वो चीज लाइव जैसी लाके पटकी जाए, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत गजब का इंस्ट्रूमेंट, यानी हम पढ़ने वाले हैं विभव मापी, है ना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, क्लियर है ना। अब इस उपकरण के परिचय की प्रारंभिक लाइन में विवाद पैदा हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं विभव मापी विभवांतर, विद्युत वाहक बल, विभव आदि को शुद्धता से मापने का एक उपकरण है। अब यही विवाद चालू हो गया, यानी ये टॉपिक चलने से पहले ही रुक गया। कैसे रुक गया कि मैंने कहा भाई विभवांतर, विभव, विद्युत वाहक बल आदि को शुद्धता से मापने का एक उपकरण है। तो आप डेफिनेटली ऐसा सोचेंगे कि यार फिर वोल्ट मीटर क्या है। भाई वोल्ट मीटर भी तो यही काम करता है। तो फिर आपके दिमाग में ये बात आनी भी चाहिए कि वोल्ट मीटर क्या चीज है। तो सब स्वाभाविक रूप से पहले मेरे को वोल्ट मीटर में होने वाली समस्या या उसके पाठ्यांक में होने वाली त्रुटि के बारे में आपको समझा देना चाहिए, ताकि फिर आप पोटेंशियोमीटर को पढ़ने में रुचि लें। तो सब एक बार के लिए मैं पोटेंशियोमीटर को रोकता हूं, पहले आपको समझाता हूं वोल्ट मीटर में कहां दिक्कत आ रही है। इसलिए हमने विभव मापी की तैयारी की। तो देखो इससे समझो आप, ये एक चालक है ना, ये चालक है, ये सब बिंदु ए, ये बिंदु बी, ठीक है। इन बिंदुओं को मैं ऊपर डाल देता हूं ताकि मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, है ना, आपको परफेक्टली बात समझ में आए। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये रेजिस्टेंस आर। इस सर्किट में आपने आई धारा की सप्लाई की। बात को समझना सब बड़ा मजेदार चीज है। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की ओरिजिनल या ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल कह दो या ट्रू कह दो, है ना। ट्रू वैल्यू होनी चाहिए आई आर। ये सब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का ओरिजिनल मान आई आर होना चाहिए, यथार्थ मान के दो, हिंदी में चले अपन ट्रू वैल्यू विल, क्लियर। अब ये एक्यूरेसी वोल्ट मीटर लगाने पे आ जाती है क्या। तो देखा साहब, इस को मापने के लिए, सही मान को या एक्यूरेट वैल्यू को मापने के लिए मैं वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करता हूं। वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में ही लगाते हैं, ये बात तो आप रट लीजिए लगभग, है ना। वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को मैं आरजी लिख देता हूं, क्योंकि वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर से बना होता है, उसको मैंने आरजी लिख दिया। अब सब आप एक्यूरेट वैल्यू तो जानते ही हो कि आई आर आनी चाहिए। अब ये वोल्ट मीटर आपको आई आर दिखा दे तो आप समझ जाना कि वोल्ट मीटर अच्छा उपकरण है, फिर विभव मापी को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। चलो सब,
अब देखो ध्यान से, ये संधि किरचॉफ का नियम पढ़ के निपटे आप। संधि ए पर आओ, धारा आई संधि पर आती, स्वाभाविक रूप से धारा का कोई अंश शाखा या संधि से विभाजित जरूर होगा। मान लीजिए I1 धारा वोल्ट मीटर की तरफ गमन करगी। अब यहां कितनी धारा बची? I माइनस I1। ये I1 धारा वापस इधर जाती है और संधि B पर इधर से I माइनस I1 आती है और इधर से I1 आती है, दोनों मिलकर I हो जाती है। वोल्ट मीटर लगाकर आप इस पर एक्यूरेट वैल्यू पढ़ना चाहते थे, लेकिन देखो सब, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, अब ये दिखाता हूं मैं आपको। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है? I माइनस I डैश, सॉरी I1 है ना, I माइनस I1 है ना, इंटू R। ये देखो आप, I माइनस I1 इंटू R। तो वोल्ट मीटर कितना पड़ रहा? IR माइनस I1 R। ये तो गजब चक्कर पड़ गया। यानी ओरिजिनल वैल्यू तो है IR और वोल्ट मीटर कितना कम पड़ रहा है? I1R। इतनी एरर आ रही है। पहले तो सोचो ये एरर आई क्यों? भाई पढ़ना तो IR ही चाहिए ना, वोल्ट मीटर तो नहीं पढ़ रहा IR। उसने जो पढ़ के दिखाया वो तो अपन देखिए, धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध कर लिया, तो वोल्ट मीटर तो IR पढ़ना चाहिए, जिसकी जगह क्या पड़ रहा है? IR माइनस I1R। यानी इतना मान कम पड़ रहा है, ये कमी आ रही है। वोल्ट मीटर ने ये कम क्यों पड़ा, उसका रीजन देखें। सर्किट की तरफ देखो, वोल्ट मीटर ने ये कम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने सर्किट से करंट ले ली। अगर वो सर्किट से करंट लेता ही नहीं, I1 बराबर 0 होती, अगर I1 बराबर 0 कर देंगे तो ओरिजिनल मान आ जाएगा। यहां देखो I1 बराबर 0 कर दो तो वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक आ जाएगा, IR आ जाएगा, जो एक्यूरेट है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो साहब वोल्ट मीटर ने परिपथ से धारा ले ली, कितनी ली? I1। अगर इसी वजह से एरर आई, अगर I1 बराबर 0 हो जाए तो फिर तो वोल्ट मीटर शुद्ध पढ़ देगा, फिर अपने को विभव मापी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखा I1 0 हो सकता है क्या? यानी वोल्ट मीटर परिपथ से धारा ग्रहण न करे, ऐसा संभव है क्या? दोनों समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो सब नीचे की तरफ तो विभवांतर I1 RG, ऊपर की तरफ तो आपको पता है इसे I माइनस I1 इंटू R। अपना सारा फोकस रहना चाहिए I1 पर। I1 को सेपरेट कर लो तो I1 R इधर से आ जाएगा, ये RG, I1 R और I1 RG उधर से इधर लिया है। अब यहां क्या बचा? R इंटू I। क्लियर? यानी वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस RG इंटू I। और ज्यादा बेटर क्लियर करने के लिए R से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, यानी हर और अंश में R का भाग दे लो, और ज्यादा सीन क्लियर हो जाएगा। तो सब और ज्यादा सीन क्लियर करने के लिए ऊपर और नीचे मैंने R का भाग दे लिया इंटू I। अब देखते हैं, देखा I1 0 हो सकता है क्या? देखते हैं। पहली संभावना, यदि RG मच 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 ग्रेटर देन R। RG किसका प्रतिरोध? वोल्ट मीटर का। अगर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च हो, अत्यधिक उच्च हो, बटे वाली राशि बढ़ जाएगी,
है ना। तो I1 मच लेस देन I1 कम हो जाएगा सब। क्या करो आप, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बढ़ा दो, उच्च कर दो। जब आप वोल्ट मीटर का प्रतिरोध Rg बढ़ा देंगे तो अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन Rg बढ़ाने से I1 का मान अल्प हो जाता है। तो साहब उच्च प्रतिरोध से वोल्ट मीटर बनाया जाए तो मान शुद्धता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि I1 अल्प होगा। तो जैसे जैसे I1 अल्प होगा वैसे वैसे वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ा गया पाठांक शुद्ध होता चला जाएगा, है ना। 100% एक्यूरेसी के लिए तो I1 बराबर 0 होना चाहिए। देखा 0 हो सकता है क्या? अब देखो, यदि Rg इज इक्वल टू अनंत, इनफाइनाइट Rg की जगह, तो I1 बराबर 0। I1 0 हो सकता है सब, कह रहा है। लेकिन I1 0 होने के लिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। और अपन इस असलियत को जानते हैं कि अनंत कोई वैल्यू नहीं है, अनंत का तो कोई अंत ही नहीं है। तो साहब ये तो ऊपर वाली बात तो सही है कि साहब वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को अत्यधिक उच्च करें तो प्रतिरोध को अत्यधिक उच्च करने से I1 का मान अल्प हो जाएगा, और I1 का मान अल्प होगा तो वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ा गया पाठांक शुद्धता की ओर बढ़ेगा, प्योरिटी आएगी, एक्यूरेसी आएगी। लेकिन अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, यानी I1 0 चाहिए, यानी वोल्ट मीटर कोई करंट ले ही नहीं, ये चाहिए, क्योंकि उसके करंट लेने से ही लफड़ा पैदा हुआ है, हम जानते हैं। तो सब ये कोई वैल्यू करंट की ले ही नहीं, उसके लिए तो फिर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अनंत कोई माप नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, स्वाभाविक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो नहीं सकता। तो इसका मतलब फिर I1 0 हो नहीं पाएगा, और I1 0 हो नहीं पाएगा तो वोल्ट मीटर कभी शुद्ध पढ़ नहीं पाएगा। तो वोल्ट मीटर द्वारा पढ़े गए पाठ्यांक 100% प्योर नहीं होते, शुद्ध नहीं होते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि I1 0 होना जरूरी है और उसके लिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना आवश्यक है। क्लियर साहब? तो स्वाभाविक रूप से यही वजह थी कि हमने फिर एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जो एक्यूरेट वैल्यू पढ़ता है ना। अब साहब मैं विभव मापी पे वापस आ जाता हूं। विभव मापी क्या है ना? विभव मापी क्या है साहब? तो विभव मापी की बात कर ले, मैं इस पे इसको ले लूं कॉपी, चलो रहने दो, कोई बात नहीं है। वह उपकरण जो विभवांतर, विभव, विद्युत वाहक बल आदि का मापन शुद्धता से करता है विभव मापी कहलाता है। अब शुद्धता से कैसे करता है? तो विभव मापी की कार्य प्रणाली अविक्षेप बिंदु विधि पर आधारित है, यानी नॉन डिफ्लेक्शन मेथड पर इसकी कार्यप्रणाली वर्किंग बेस्ड है। अब इसका क्या मतलब हुआ सब? ये भी पूछ लेते हैं कई बार आपके पेपर्स वगैरह में, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब इन हर क्वेश्चन का अपने को पता नहीं रहता क्या पूछ लें, तो अभी ध्यान आएगा कि हाँ ये पूछी जा सकने वाली याद है। अब आपको भी तो समझना जरूरी, आप भी तो नहीं समझे कि साहब अविक्षेप बिंदु विधि पर इसकी कार्यप्रणाली आधारित है, तो अविक्षेप बिंदु विधि क्या है? तो साहब अविक्षेप बिंदु या नॉन डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब यह है कि जब विभव मापी पाठ्यांक पढ़ता है
तो उस समय परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता, मतलब I1 बराबर 0। ये धारा लेने के कारण अशुद्ध पड़ता है और विभव मापी कोई धारा लेता ही नहीं है। तो साहब यह अविक्षेप बिंदु विधि पर आधारित उपकरण है, अर्थात मापन के समय एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट विभव मापी परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता है, इससे 100% शुद्ध पड़ता है। इसी कारण से विभव मापी को अनंत प्रतिरोध वाला आदर्श वोल्ट मीटर भी कहते हैं। भाई वोल्ट मीटर में अगर RGR अनंत हो जाता तो I1 बराबर 0, तो वोल्ट मीटर भी शुद्ध पढ़ने लग जाता, उसको आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर तो शुद्ध पढ़ता नहीं, पर ये तो पढ़ लेता है, क्योंकि किस नॉन डिफ्लेक्शन मेथड पर इसकी वर्किंग डिपेंड है, यानी मापन लेते समय या मापन करते समय गैल्वेनोमीटर में 0 होना चाहिए, मतलब ये परिपथ से कोई धारा रिसीव करेगा ही नहीं। और जब ये परिपथ से कोई धारा रिसीव नहीं करेगा तो उसको I1 बराबर 0 ही कहेंगे, और जब धारा रिसीव नहीं करेगा तो शुद्ध ही पड़ेगा। तो इसलिए विभव मापी का दूसरा नाम है अनंत प्रतिरोध वाला आदर्श वोल्ट मीटर। तो ये तो साहब इसकी शुरुआत हुई। अब बात करते हैं इसके सामान्य इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में आप बस सुने, आप ज्यादा सोचे नहीं, है ना, बस सुनते जाएं। अब इसका इंट्रोडक्शन में पहले मैं आपको इसकी बनावट वगैरह के बारे में समझाता हूं। बहुत शानदार चीज है साहब, है ना। बनावट में क्या है सब, विभव मापी में सर्वत्र एक समान लगभग, अब 10 मीटर हम लेते हैं, प्रैक्टिकल लैब में जो तार है वो 10 मीटर लंबा है। आप 20 मीटर लें, 50 मीटर लें, 100 मीटर लें, मीटर सेतु वाला तार तो 1 मीटर लंबा होता है, उसका तो नाम ही उसलिए मीटर सेतु पड़ा है। लेकिन यहां पर ऐसी बाउंडेशन नहीं है। विभव मापी में तो तार की लंबाई आप जितनी ज्यादा लेंगे उपकरण उतना ही शानदार, उतना ही सुग्राही होगा। लेकिन उपकरण के साथ साथ हमें हमारी सुविधाएं भी देखनी पड़ती। तार तो आप 100 मीटर लंबा ले लो, फिर क्या ऊंचा कुछ चक्के मापोगे क्या, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक प्रिंसिपल होता है, उसका एक अपना ढंग होता है, और हमारी अपनी एक मजबूरी होती है। हम हमारी सुविधाएं भी तो देखेंगे। हमारी अगर हम कन्वीनियंट नहीं है, हमारे को सुविधा नहीं मिल रही, हमारा मापना ही कठिन हो रहा है, तो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब है। तो हमें हमारी सुविधा भी देखनी होती। इससे लगभग 10 मीटर लंबा या 10 मीटर कहते हैं। आप ज्यादा लंबाई करेंगे अच्छी बात है, लेकिन वो मैंने आपको रीजन बता दिया। तो सब विभव मापी का मुख्य भाग सर्वत्र एक समान, यही बात मैंने मीटर सेतु में बोली थी तार के लिए। 10 मीटर लंबा, वहां मैंने 1 मीटर लंबा बोला था। मिश्र धातु कॉन्स्टेंटन, यूरेका या मैग्नीन का तार होता है, उसमें भी यही बोला था, बस उसमें तार 1 मीटर लंबा था, इसमें तार 10 मीटर लंबा है। उसमें मिश्र धातु का था, इसमें मिश्र धातु का है। कारण आपको समझा दिया था। मिश्र धातु के लिए ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा नगण्य होता है, अर्थात मिश्र धातुओं के ताप में परिवर्तन से उनके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन नगण्य होते तो हैं, लेकिन नगण्य होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, ऐसा समझो, है ना। तो सब मिश्र धातु का तार। इससे यहां एक बात मैं थोड़ा सा रोक के आपको समझाता हूं, इसमें हर बारीकी बोलूंगा मैं। उसका रीजन है कि थ्योरी में ठीक है, वेटेज थोड़ा कम है इनका, लेकिन आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे, और स्वाभाविक है छोटे छोटे क्वेश्चंस के हम जवाब न दे पाए तो शर्मिंदगी के साथ साथ हमारे अंकों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो साहब हमें दोनों से बचना चाहते हैं कि ना हमें अंक कटें, ना हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े छोटे छोटे सा। इससे मैं हर डेप्थ बोलूंगा मेरे,
ऑल पॉसिबल, जैसे मैंने कहा लंबाई जितनी ज्यादा हो बेटर है, अब कारण भी बताऊंगा मैं, है ना। पर आप अभी से मानस बनाते रहिए कि यार ये ज्यादा लंबाई क्यों कह रहा है, क्योंकि आपके पास भी तो मेरे से पूछने के लिए प्रश्न होने चाहिए, है ना। वरना फिर मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप करेंगे क्या, तो वहां भी आपके प्रश्न होने चाहिए हमारे पास। इसलिए आपको बस सुनना है, हो सकता है मैं कहीं चूक कर जाऊं तो, और या मैं अभी कह दूं कि लंबाई होनी चाहिए, अब फिर मैं इसका जवाब ही नहीं दूं, तो आप पूछ तो सकते हो कि साहब आपने कहा था तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए, तो उसका जवाब ही नहीं दिया, है ना। तो कहने का मतलब ये डिस्कशन रहना चाहिए। तो साहब सर्वत्र एक समान 10 मीटर लंबा मिश्र धातु, वही रटेटा है, कांस्टेंटन, यूरेक और मैग्नीन का तार होता है। कारण बता ही दिया। इन तीनों के लिए या मिश्र धातुओं के लिए ताप प्रतिरोध गुणांक नगण्य होता है, अर्थात ताप में परिवर्तन से इनके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन न के बराबर होते हैं, ठीक है, नगण्य होते हैं। अब देखो ये बिंदु ए है और दूसरा एक और बिंदु ले लेंगे। ये 10 मीटर लंबे तार को लकड़ी के तख्ते पर 1-1 मीटर की 10 पंक्तियों में, है ना, मैं लैब का सीन अज्यूम करवाना चाहता हूं, कोशिश है मेरी। अब देखो कितना कामयाब रहता हूं वो आप लोग बताएंगे मुझे, है ना। 4 4 8 9 और ये 10, है ना। ये तार कहीं से तोड़ा नहीं है, जाने। ये देखो यहां पर एक घिरनी पे से गुजरता हुआ आ रहा है, यहां पर भी घिरनी है, यहां पर भी घिरनी है। ये 1-1 मीटर की 10 लाइन है, यहां पर भी घिरनी है और यहां पर भी घिरनी है, तो घिरनी पे लिपटता आ रहा है। यहां पर भी घिरनी है, पुली, है ना। घिरनी नहीं समझते हो आप तो पुली समझ लो, जैसी भी भाषा से समझो। फिजिक्स समझनी है, भाषा को मारो गोली, है ना, भाषा तो होती रही। तो ये ए और बी, यानी प्रथम सिरे को मैं ए बोल देता हूं, अंतिम सिरे को मैं बी बोल देता हूं। तो एक लकड़ी के तख्ते पर ऐसे ये तार बिना तोड़ नहीं रखा, घिरनी पर से गुजर रहा है। आप लैब में जाओगे तो सारंगी जैसा एक उपकरण दिखेगा, 10 तार है ना, तो 1.25 मीटर लंबा तो इसका लकड़ी का तख्ता ही होता है, क्योंकि 1 मीटर लंबा तो तार ही है ना। जैसे मीटर सेतु में होता था, ऐसे इसमें भी स्केल होता है, 1 मीटर लंबा स्केल होगा, है ना। नीचे इसमें स्केल दोनों तरफ होते हैं, ऊपर भी होते हैं और नीचे की तरफ भी होता है, क्योंकि तार लंबा चौड़ा है ना, तो इसमें आपको स्केल नीचे मिलेगा, अपन एक जगह, है ना। तो अब आपको ये तो लकड़ी के तख्ते पर व्यवस्था मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से समझे साहब, है ना। अब सर्किट बनाएंगे अपन। आप क्या करें, प्रथम और अंतिम सिरे के बीच श्रेणी क्रम में अब क्या क्या जोड़ेंगे, देखो आप जोड़ेंगे सीसा संचायक सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी नहीं, है ना। इस जो सर्किट बता रहा हूं इसमें आपको सेकेंडरी सेल एक आप जोड़ देंगे की, ये की जोड़ दिया आपने, और आप जोड़ेंगे रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक, है ना। स्पेस मेरे को लगता है सब दिख रहा होगा आपको, है ना। ये धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक, है ना। ये ए और बी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ दें जैसे मैंने जोड़ा है ना। स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप जोड़ दें प्रथम और अंतिम सिरे। अब आपको ए और बी वहां लिखा हो नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे समझ लेना, ए उसको समझ लेना जिससे आपने क्या जोड़ दिया, पॉजिटिव जोड़ दिया, वो ए रहेगा, सीधी सी बात है, क्लियर। ये रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक, धारा को कम ज्यादा करने वाला। मैंने आपसे कह रखा है कि धारा कम ज्यादा करो, ये आपकी इच्छा है, जरूरी नहीं है ना, पर ये धारा नियंत्रक लगा रखा है। ये जो मैंने परिपथ बनाया इसे विभव मापी का मुख्य व या प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ये साहब इसका मेन सर्किट है। अगर कोई विशेष आवश्यकताएं नहीं हो तो प्राथमिक परिपथ में छेड़छाड़
नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि साहब नहीं स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, करते हैं, लेकिन आप 12th के बच्चे हैं, आपको आपके सामने ऐसा कोई प्रैक्टिकल ही नहीं है जिसमें आपको करना रहे। वो तो ताप विद्युत वाहक बल होता अगर आपके सिलेबस में, तो मैं कहता कि प्राथमिक परिपथ में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आप तो जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग तो आप समझ लें कि इस परिपथ में आपको किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ऐसा ही बस इस तरह से जोड़ देना श्रेणी क्रम में ए और बी। एक किसे कहेंगे सीसा संचायक सेल, सेकेंडरी सेल है, सीसा संचायक सेल के धनाक से जुड़े हुए बिंदु को आप ए कहेंगे। आप चाहें तो प्राथमिक परिपथ में लगे होने के कारण इस सेल को ईपी कह सकते हैं। अब ईपी का मतलब प्राथमिक परिपथ में लगे होने के कारण बोला है, ठीक है साहब। अब आप कहेंगे कि हमें जो अननोन चीज जिसका मापन करना है वो कहां जोड़ें। अब मैं आपको बताता हूं। उस अननोन को आप जोड़ने के लिए ऐसे फिर वायर जोड़िए, है ना। अब आपको जैसे अननोन में ईएमएफ या कोई भी विभवांतर जैसे भी आपको कैलकुलेट करना हो, उससे आप एक्स वाई से जोड़ दें। यह ध्यान रखें, जैसे मान लो आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हैं तो पॉजिटिव जोड़ें एक्स से और नेगेटिव जोड़ें वाई से। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे याद रहेगा। अरे भाई ए क्या है पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव जोड़ो बस, वो उच्च विभव बिंदु कहलाता है। ए को बोलते हैं उच्च विभव बिंदु क्योंकि वो प्राइमरी सर्किट में पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं उच्च विभव बिंदु, है ना। तो उच्च विभव बिंदु ऐसे सभी टर्मिनल पॉजिटिव ही जुड़ेंगे, चाहे वोल्ट मीटर का टर्मिनल हो, चाहे एमीटर का टर्मिनल हो, चाहे सेल का टर्मिनल हो, किसी का भी। तो जैसे अननोन किसी को भी आप मेजर करने के लिए आते हैं तो ऐसे पॉजिटिव ही जोड़ें। अब एक सेल लगा दें तो एक ही जगह यहां पे सेल लगा देना, सेल का पॉजिटिव किससे जोड़ देना एक्स से, है ना। और दूसरा सिरा वाई से, फिर वाई से संयोजक तार का मतलब कॉपर वायर। ये बस ये जो वायर होते हैं, ये व्हाइट जो दिखा रखे हैं मैंने, यही होते हैं मिश्र धातु के। बाकी और जो ये आपको येलो वगैरह दिख रहे हैं ये सब कॉपर होते हैं, बाकी सब संयोजक तार बोलते हैं, ये कॉपर के होते हैं। गैल्वेनोमीटर जोड़ दें और गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे से आप लंबा चौड़ा वायर जोड़ें, क्योंकि अब की बार आपको जॉकी को 10 मीटर लंबे तार पर चलाना है, जबकि मीटर सेतु में तो 1 मीटर लंबे तार पर ही चलाना होता था, है ना। तो यहां पर आप अच्छा खासा लंबा चौड़ा तार लें ताकि उससे आप ए से बी यानी 10 मीटर लंबे तार पर सरका सकें। इसे कहते हैं द्वितीयक यानी सेकेंडरी सर्किट, द्वितीयक परिपथ। आपको जो भी चेंज करने होंगे वह सेकेंडरी में करने होंगे, प्राइमरी में आपको कोई चेंज नहीं करना। तो ये सब बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है जिसका व्हाइट वाला पोर्शन जो मैंने बना रखा है यही आपको लैब में दिखेगा। फिर बाकी ये येलो डार्क येलो जो है ये आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये आपका काम है कनेक्शन करना, क्लियर। फिर आप प्रैक्टिकल करेंगे। अब हमें तो क्या है थ्योरी में विभवमापी पढ़ना है, तो साहब हम इतना बार बार बड़ा बड़ा सर्किट बना के कैसे पढ़ पाएंगे। तो हम देखो सिंबॉलिक इसका प्रदर्शन करेंगे। हम 10 मीटर लंबे तार को ऐसे भी से दिखा देंगे। हम बार बार क्योंकि हमें तो थ्योरी पढ़नी है, हम जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। अब बार बार क्या इसको लेके बैठेंगे, तो हम इस तरह से पढ़ेंगे, है ना। अब हमें वैसा का वैसा कोई चेंज नहीं होगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। प्राइमरी सर्किट में वही संचायक सेल, ये संचायक सेल यानी सेकेंडरी सेल, इसके विद्युत वाहक बल को मैंने ईपी लिख दिया, ये प्लस माइनस लिखना जरूरी नहीं है। की यानी कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये धारा नियंत्रक को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये देखो आप डार्क येलो वाले को देखो, इसको ही कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, प्राइमरी सर्किट। ये आपका प्राइमरी सर्किट हो गया, ठीक है। ये आइसोलेट कर दिया। सेकेंडरी सर्किट में
ए पॉजिटिव से जुड़ेगा, इसे एक्स कह रहे हैं, फिर नेगेटिव इसे वाई कह रहे हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी। तो अपने को बार बार जो अपने तो क्योंकि टॉपिक पढ़े जाएंगे तो अपने को तो ये प्रेजेंटेशन लेनी है। वो तो आपको मैंने दिखा दिया कि लेबोरेटरी में ये सीन दिखेगा आपको, है ना। लेबोरेटरी में जब आप जाएंगे तो लेबोरेटरी में ये दिखेगा, वो अपने को बार बार डिजाइन करनी है। ये है साहब सेकेंडरी सर्किट, है ना। ये सेकेंडरी सर्किट, जो भी परिवर्तन करने सेकेंडरी में करेंगे, प्राइमरी को इसलिए जो दिखाने में आइसोलेट कर दिया। तो ये साहब इसका सिंपल सा तरीका या ये सिंपल सर्किट का परिचय हो गया, इसकी बनावट होगी।